नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिक वे ऑफ लर्निंग में। दोस्तों, इस समय सारा संसार कोविड-19 नामक भयंकर महामारी से ग्रसित है। इस बीमारी से अप्रॉक्स 4.3 मिलियन लोग पूरे संसार में इन्फेक्टेड हैं। कोविड-19 आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्ल्ड लेवल पे इस पेंडेमिक को मॉनिटर कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। स्पेशलाइज्ड एजेंसी का मतलब होता है ये एक स्वायत्त संगठन है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन के साथ काम करता है। ये जो ऐसी एट प्रेजेंट अराउंड 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूएन के साथ काम करने वाली। तो ये क्या करती हैं? इंडिपेंडेंट काम करती हैं, बट दे रिपोर्ट देयर एक्टिविटीज टू यूएन। अब यूएन में किसे रिपोर्ट करती हैं? तो यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो किसे रिपोर्ट करेंगी? आपका यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। ओके, इसका जो प्राइमरी रोल है वो है टू हेल्प कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर हेल्थ सिस्टम बाय बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इट ऑल्सो एम्स टू फाइट डिजीजेस एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द स्प्रेड। तो अगर आप शॉर्ट में कहना चाहें, इसका काम है टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट द इंटरनेशनल हेल्थ। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी वजह से हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की जो थीम थी वो थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, एज पर WHO ऑफिशियल वेबसाइट 194 कंट्रीज हैं मेंबर। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड की जिनेवा में, और इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल ऑफिस है वो भारत के नई दिल्ली में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है प्रेजेंट, ये 8वें डायरेक्टर जनरल हैं WHO के, डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम। आप उनका पिक्चर स्क्रीन पे देख सकते हैं। सर टेड्रोस एडनॉम जो है वो इथोपिया को बिलोंग करते हैं। बहुत ही फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, मलेरिया की रिसर्च के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ही इज द फर्स्ट नॉन फिजिशियन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन एट दिस रोल। ओके, तो ये हम आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये जो बॉडी है वो एक वर्ल्ड की बहुत ही बड़ी और बहुत ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है टू फॉर्मुलेट एंड टू कोऑर्डिनेट एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे फंड करती है थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं प्रोफेसर बलराम भार्गव, एंड यही जो प्रोफेसर बलराम भार्गव हैं यही डिपार्टमेंट ऑफ जो हमारा रिसर्च है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च जो है उसके सेक्रेटरी भी हैं। इस जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था सन 1911 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, जिसको बाद में सन 1949 में चेंज करके ICMR कर दिया गया। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके पूरे भारत में कई सेंटर्स हैं, लगभग 30 सेंटर हैं। उनमें से एक बहुत ही फेमस सेंटर है जो न्यूज़ में आपने काफ़ी सुना होगा, NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ वायरसेस। तो NIV पुणे जो है वो ICMR का बहुत ही फेमस सेंटर है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ WHO H5 रेफरेंस लेबोरेटरी। इसका मतलब है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस लैब को जो हमारा एवियन इन्फ्लुएंजा है, जो बर्ड फ्लू है, उसके पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, ये H5N1 वायरस का पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सर्विलांस करने के लिए क्या किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ऐसे कुछ और लैब इजिप्ट, हांगकांग एंड जर्मनी में भी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं
जो कंफ्यूजन अभी आपके दिमाग में होगा, एंडेमिक, आउटब्रेक, एपिडेमिक, इन सब में फ़र्क क्या है, क्योंकि बीमारी कैसे आगे बढ़ के एक छोटी बीमारी से पेंडेमिक बन जाती है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोअर लेवल से चलेंगे, देखेंगे एक एंडेमिक क्या है। एंडेमिक क्या है दोस्तों? कांस्टेंट प्रेजेंस एंड द यूजुअल अकरेंस ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन विद इन अ जोग्राफिक एरिया। ऐसे बीमारी जो किसी एरिया में हमेशा रहती ही है। तो अगर भारत का एग्जाम्पल लें, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन कंट्रीज का एग्जाम्पल लें, तो हम देखते हैं कि मलेरिया जो है या जो चिकन पॉक्स है, उन्हें एज अ एंडेमिक डिजीज कंसीडर किया जाता है। आगे बढ़ें, देखते हैं आउटब्रेक। आउटब्रेक क्या है? The greater than anticipated increase in number of endemic cases is considered as the outbreak. Okay, and if it is not controlled, it can become a epidemic. ठीक है, तो अगर आप WHO की टाइमलाइन देखोगे कोविड-19 की, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो 5 जनवरी, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, 5 जनवरी 2020 को WHO ने बोला कि चाइना की वुहान सिटी में एक नए वायरस का क्या हुआ है? आउटब्रेक हुआ है। तो जब आउटब्रेक जब हुआ, उसके बाद जब वो कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो किस स्टेट में आ गया? एपिडेमिक के फॉर्म में। तो रीजनल आउटब्रेक यानी कि किसी एक एरिया में आउटब्रेक हुआ किसी बीमारी का, जो कि अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ? आपका बढ़ गया, तो उसे एपिडेमिक बोला गया। ओके, तो अगर मैं आपको एपिडेमिक के एग्जाम्पल दूं, 1994 में जो भारत में प्लेग आया था, तो वो एक एपिडेमिक का एग्जाम्पल है। ओके, या आप जैसे जीका वायरस, चिकनगुनिया, डेंगू फीवर, ऐसे जो बीमारियां आती रहती हैं, ये क्या है? ये एपिडेमिक है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़े, जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है वो है, हम कोविड-19 क्या बन चुका है? एक पेंडेमिक बन चुका है। तो बहुत ही देखिए समझना है, बहुत ही आसान है। एन एपिडेमिक यानी कि एक एपिडेमिक है। ओके, एक एपिडेमिक है जिसका स्प्रेड कहाँ हो गया? कई कंट्रीज और कई कॉन्टिनेंट में हो गया, वो फैल गया सब जगह, तो वो क्या बन गया? पेंडेमिक बन गया। WHO ने 11 मार्च 2020 को बोला कि ये जो नया कोरोना वायरस आया है, ये एक क्या है? पेंडेमिक है। तो आई होप कि आपको एंडेमिक, पेंडेमिक, आउटब्रेक, इन सब का कंफ्यूजन आपके दिमाग से चले गया होगा। तो अगर पेंडेमिक, अब कोविड-19 पहला पेंडेमिक नहीं है, सालों से ऐसे पेंडेमिक आते रहे हैं। तो मैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेकिंग सम पेंडेमिक एग्जाम्पल सिंस 1900। तो जैसे 1918 में स्पेनिश फ्लू आया, 1957-58 के टाइम पे एशियन फ्लू आया था। ओके, वैसे ही हांगकांग फ्लू आया, तो 1968-69 में, या रिसेंटली अगर आप एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताऊं, अगर आप कोरिलेट कर सको, 2009-10 के टाइम पे क्या आया था? आपका एक बीमारी आई थी जिसको बोला गया था स्वाइन फ्लू। तो ये स्वाइन फ्लू जो था, वो स्वाइन फ्लू आपका क्या था? वो किसका एग्जाम्पल था? स्वाइन फ्लू आपका वो एक पेंडेमिक का ही एग्जाम्पल है। तो अगर आप एग्जामिनेशंस में देखोगे, तो ये आप बीमारियों को ध्यान रखना कि ये कैसी हैं? पेंडेमिक है। ठीक है दोस्तों, अभी जो कोरोना वायरस आया, ये कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इस फैमिली में कई वायरसेस हैं, जिनमें से कुछ क्या करते हैं? बीमारियां फैलाते हैं। एंड जनरली ये वायरस जो है, जो बीमारी फैलाते हैं, वो ऐसी बीमारियां हैं जो कि बर्ड्स में एंड मैमल्स में, मैमल्स इंक्लूड्स ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, श्वास नली से रिलेटेड बीमारियां फैलाते हैं। तो जो नॉर्मल जुकाम होता है, निमोनिया है, सार्स की जो बीमारी आई थी, वो सब कोरोना वायरस यानी कि इस फैमिली के जो वायरसेस हैं वही फैलाते हैं। हवेवर, ये जो अभी कोविड-19 बीमारी जो फैला रहा है, जो नोवल कोरोना वायरस जिसको शुरू में बोला गया, पिक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वायरस को 11 फरवरी 2020 को WHO ने जो वायरस को नाम दिया, वो दिया सार्स कोरोना वायरस 2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। सिमिलर था सार्स के वायरस से, इसलिए सार्स बोला गया। लेकिन जेनेटिकली कुछ डिफरेंसेस थे, इसलिए नया नाम दिया गया। तो ये आप हमेशा ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 बीमारी का नाम है। इनिशियली वायरस को बोला जा रहा था नोवल कोरोना वायरस, क्योंकि नया कोरोना वायरस था, नया टाइप का कोरोना वायरस था। ऑफिशियली उसको 11 फरवरी को नाम दिया गया सार्स कोरोना वायरस 2। तो आप ये ध्यान रखना, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूज मत करना, वायरस कोविड-19 नहीं है, वायरस है सार्स कोरोना वायरस 2, बीमारी का नाम है कोविड-19। तो देखिए दोस्तों, अब समझते हैं, बीमारी है तो बीमारी से बचने के लिए बॉडी का एक मैकेनिज्म है, एक इम्यून सिस्टम है हमारा। तो इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है? बॉडी की प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज। तो बेसिकली जो हमारी इम्यूनिटी होती है, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, 3 तरीके की इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की। उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एक जो सबसे पहली इम्यूनिटी है, आप बोल सकते हो एक नेचुरल इम्यूनिटी है, जिसको इनेट इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो इम्यूनिटी है, ये बॉडी की ऐसी है कि ये इनबॉर्न है। जैसे हमारी स्किन है, बाहर से धूल धक्कड़ से हमको बचाती है, नॉर्मल जर्म से हमको बचाती है, तो वो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है। दूसरी इम्यूनिटी जो हमारी है, वो है, हम बोलते हैं एक्टिव
या इसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी में क्या होती है, थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन इट विल डेवलप। जैसे कि आपको कोई बीमारी हुई, आपने वैक्सीनेशन लिया, दवाई खाई, तो वो क्या है, एडेप्टिव और एक्टिव इम्यूनिटी है बॉडी की। ठीक है, तो वो हो गई थ्रू वैक्सीनेशन। अगर एग्जाम्पल दूँ, पोलियो की ड्रॉप पीते हैं हम, ठीक है, तो वो क्या है, आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी आ गई। और जो तीसरी है उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ओके, पैसिव इम्यूनिटी जो है वो बोरोड है, यानी कि कहीं से थोड़े टाइम के लिए मिली है, शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। जैसे हम समझें कि जो माँ का दूध होता है वो एक छोटे बच्चे के लिए बोलते हैं कि पूर्ण आहार है शुरू के महीनों में, तो वो बच्चे को जो इम्यूनिटी देता है, दैट ब्रेस्ट मिल्क, दैट इज दी बोरोड इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो बेसिक ये आप समझ गए होंगे। तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारा प्लाज्मा का। अब ये प्लाज्मा क्या है इसको देख लीजिए। देखिए, ब्लड जो है, ब्लड का जो अगर हम कंपाउंड देखेंगे तो ब्लड क्या है, प्लाज्मा है। ओके, और जो बाकी का 45% है वो हमारा क्या है, हमारी वो आती हैं, हमारी ब्लड सेल्स आती हैं, जिन ब्लड सेल्स में हमारी आरबीसीज हैं और हमारी क्या है, वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई प्लाज्मा क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्लाज्मा है वो हमारे ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट है। अगर हम ब्लड से अलग कर देंगे तो एक लाइट येलो कलर का लिक्विड है जो कि मिक्सचर है इन सब चीज़ों का, वाटर, आयरन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, वेस्ट, गैस। तो ये क्या करता है, पूरे शरीर में ब्लड सेल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को, एंटीबॉडीज को, क्लॉटिंग प्रोटीन्स को, हार्मोन्स को ले जाता है। ठीक है, अब जो बाकी बचा जो मेजर कंपोनेंट है उसमें है 44% आपका आरबीसीज। आरबीसीज में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं। आपने पढ़ा है कि ये लंग से पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने में मदद करता है एंड रिवर्स रूट में CO2 लाके लंग्स में वापस दे देता है। अब देखिए, जो सबसे छोटा हिस्सा है 1%, ये 1% में प्लेटलेट्स हैं। थोड़ी सी प्लेटलेट्स सेल नहीं होती हैं, प्लेटलेट्स आप समझ सकते हैं सेल का छोटा हिस्सा है, जनरली ये खून को जमने में मदद करती हैं। अब इस 1% का भी जो एक बहुत छोटा हिस्सा है वो है हमारी वाइट ब्लड सेल्स। ये शरीर की सिपाही हैं जो शरीर को इम्यूनिटी देती हैं या शरीर को बाहरी रोगों से बचाती हैं। तो अब हम फोकस करेंगे इन वाइट ब्लड सेल्स पे। ओके, तो डब्ल्यू जो हैं दोस्तों, वो जनरली 6 तरीके से हमने यहाँ पे दिखाया। आप बोलो तो मोटा मोटा 5 तरीके की डब्ल्यू होती हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू में न्यूट्रोफिल्स हैं, एसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं। मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगी। आप अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि सभी में इम्यूनिटी लिखा है, यानी कि मेन काम इनका यही है, इम्यून सिस्टम के लिए काम करना। ओके, तो लिम्फोसाइट जनरली क्या होती है, 3 तरीके की, एक इसमें लिखा नहीं है, नेचुरल किलर भी एक उसकी कैटेगरी है, बट मेजर जो आपको अभी समझना है वो है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट का काम है, आप समझो, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये टर्म थोड़ा आपके लिए यहाँ पे एंटीबॉडी नया है, मैं आगे अगली स्लाइड में ये समझाने वाली हूँ। और टी लिम्फोसाइट का काम है इम्यून रिस्पॉन्स करना, यानी कि जैसे ही बाहर से कोई आया उसके अगेंस्ट काम करना, बॉडी को बचाना, वो टी लिम्फोसाइट उसके लिए हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देता है। ठीक है, अच्छा, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझाना आपको। देखो, बी और टी को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो हमारी जनरली सेल्स होती है ना, वो कहाँ बनती हैं, हमारे बोन मैरो में बनती हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा हिंदी में हम जिनको कहते हैं। तो ब्लड सेल्स बनती हैं, एक प्रोसेस होती है, हीमोटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं, उनके थ्रू हमारी बोन मैरो, अस्थि मज्जा में ब्लड सेल्स बनती हैं। तो जो जो लिम्फोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप लिम्फोसाइट्स है जो बोन मैरो में बन के वहीं मैच्योर होता है, वो होती हैं बी लिम्फोसाइट्स। एंड जो बोन मैरो में बनने के बाद थाइमस ग्लैंड एक है, वहां माइग्रेट करता है और वहां पे मैच्योर होती है, वो होती है टी लिम्फोसाइट। तो ये अपने दिमाग में एक क्लियर रखिएगा। ठीक है, ये मैच्योर हो रही है थाइमस ग्लैंड में और ये बोन मैरो में ही मैच्योर हो रही है, इसीलिए वो बी और टी आगे का प्रीफिक्स भी दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो पीछे जो टर्म्स कुछ आए थे उनको हम देख लेते हैं। तो पहले देखिए, पैथोजन क्या होता है। पैथोजन है फॉरेन इन्वेडर, बाहर से आने वाले दुश्मन है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को बीमार कर सकते हैं, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, कुछ भी हो सकती है। एंटीजन, ये कंफ्यूज मत होना कभी भी। ठीक है, पैथोजन एंटीजन अलग अलग टर्म्स हैं। ये है, एंटीजन जो है वो पैथोजन का एक पार्ट है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन के लिए अलर्ट करता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, पैथोजेंस जो हैं उनके जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है उन पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, कुछ भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये जैसे ही हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं ये हमारी बॉडी को वार्निंग सिग्नल देते हैं, एक कि हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि भैया कोई बाहर से इन्वेडर आया है। ठीक है, अब जो एंटीबॉडी
पीछे तो समझ लेते हैं। देखिए एंटीबॉडी जो है वो क्या है, उसको ग्लाइकोप्रोटीन या इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। देखिए ये क्या है, हमारी कौन सेल बना रही है, बी सेल या बी लिम्फोसाइट्स बना रही हैं, जो कि अभी हम पीछे जिनके बारे में पढ़ चुके हैं। ये क्या करेगा, ये जो एंटीजन आया, मैंने अभी जो आपको एंटीजन समझाया, इसके संग रिएक्शन करके क्या करता है, उसे हार्मलेस बना देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये एंटीजन आपका बाहर से आया, ये जो वाई शेप एक प्रोटीन होता है जिसको कि बी लिम्फोसाइट सेल्स जो है जनरेट करती है, वो एंटीजन के कांटेक्ट में आती है और उसे क्या करती हैं, इनएक्टिव बना देती है, ताकि वो आपकी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं करेगा। ओके, तो ये वैक्सीन क्या काम करेगी, जो हमने अभी पढ़ा कि एडेप्टिव हमारे अंदर इम्यूनिटी आई वैक्सीन की मदद से या दवाइयों की मदद से, वो कैसे काम करती है। तो वैक्सीन पहले समझना जरूरी है कि है क्या। वैक्सीन एक मेडिसिन है, ठीक है, वैक्सीन एक मेडिसिन है जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को, यानी कि इम्यूनिटी कौन कर रही है, वाइट ब्लड सेल्स, उनको मदद कर रहा है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज जनरली विद विच इट हैज़ नॉट कम इनटू कांटेक्ट बिफोर। ऐसी बीमारी जो हमें शायद पहले नहीं हुई है, उससे लड़ने में, उसको दूर भगाने में हमारी मदद कर रहा है, ठीक है। तो वो काम कौन करती है, वैक्सीन। तो वैक्सीन एक दवाई है, ठीक है। तो देखिए अभी आगे हम समझते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि वैक्सीन काम कैसे करती है। तो एक बारी मैं इस पिक्टोरियल डायग्राम से आपको समझाने से पहले एक बारी बता दूं, जो जनरली वैक्सीन बनती है, जैसे हम अभी पढ़ सुन रहे हैं ना कि सारी कंट्रीज लगी पड़ी हैं कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए। तो वैक्सीन काम कैसे करती है, हमारी बॉडी में जो एंटीजन है, वीक एंटीजन या डेड एंटीजन्स को इंसर्ट कराया जाता है। तो जैसे ही एंटीजन आएगा, बॉडी को वार्निंग मिलेगी कि बाहर से दुश्मन आ गया है, बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी उसके अगेंस्ट। शुरू में जब फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस होगा तो वो क्या हो सकता है, बहुत धीमा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि ये तो जो एंटीजन था वो था ही बहुत कमजोर, तो वो बॉडी को तो कोई हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही ये थ्रेट पास डाउन हो जाएगा, जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स बने थे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब जब वो ब्रेक डाउन हो गए, वो कुछ उसमें मेमोरी सेल्स बनती हैं, वो क्या हो गई, वो उसको रिमेंबर हो गया दिमाग में कि अब फ्यूचर में जब ऐसी कोई दुश्मन आएगा, जो एंटीजन आएगा, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है। तो अब इसी चीज को हम पिक्टोरियल डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले बैक्टीरिया ने जैसे ही अटैक किया, बी सेल क्या करेंगी, देखेंगी कि भैया इस वाले बैक्टीरिया के जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट कौन सी बी सेल्स ने काम करना है, दे आर स्पेसिफिक टू दी एंटीजन। ओके, तो कुछ टी सेल्स होती हैं जो इन बी सेल्स को काम करने में मदद करती हैं। तो आगे के मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे ही ये बी सेल एक्टिव हो जाएगी, ये एक क्लोन प्रोसेस होती है, उससे क्या होती है, दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक बनी प्लाज्मा सेल और एक बनी मेमोरी सेल। ओके, अब क्या होता है आगे के स्टेप्स में, क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारी प्लाज्मा सेल बनी, ये प्लाज्मा सेल क्या काम करती है, ये वाई शेप की प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करती है, जिन्हें एंटीबॉडीज कहते हैं। ये देखिए ये क्या करेगी, आपका ये जो आपका दुश्मन बाहर से आया, ये जो बैक्टीरिया आए, उनके एंटीजन्स के साथ कांटेक्ट करके उन्हें क्या करेगी, निष्क्रिय कर देगी, हार्मलेस कर देगी, मार देगी। अब जो कचरा प्रोड्यूस हो गया, वो कचरे को साफ करने का काम भी बॉडी ने अपने में पहले से ही बनाया है। तो कुछ WBCs में मोनोसाइट्स भी होते हैं, मैक्रोफेज उनको बोला जाता है। तो वो क्या करेंगे, इनको ईटर सेल्स कहते हैं। देखिए ये क्या करेंगे, दे विल ईट दी डेड सेल्स। ओके, अब क्या है, देखिए दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये मैकेनिज्म एक बारी हो गया, अब आपकी बॉडी ने अंडरस्टैंड कर लिया और इनको एक बारी इनएक्टिव कर दिया। बट फ्यूचर के लिए क्या होगा, क्योंकि वैक्सीन आपने वन टाइम ली है, तो देखिए ये समझते हैं कि फ्यूचर के लिए क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए क्या होगा, अब जो मेमोरी सेल बनी थी, ओके, ये मेमोरी सेल ब्रेक डाउन होके आपकी बॉडी के अंदर ही है, तो उसे पता है कि, उसे याद रहेगा कि जब फ्यूचर में ये एंटीजन अटैक करेगा तो उसके इम्यून सिस्टम को कैसे काम करना है, और इस बार आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा जल्दी काम करेगा, ठीक है। तो यही वैक्सीन हमें हेल्प कर रही है कि कैसे बॉडी के इम्यून सिस्टम को फास्ट एक्शन कराना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो में जो भी हमने आपको समझाया वो समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।